हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आई वेलकम यू टू अवर चैनल फिजिक्स बाय निखिल राज। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये चैनल किस बारे में होगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था इस चैनल का। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक जो सीरीज है, इस सीरीज के पहले जो 4 से 5 वीडियो होंगे वो होंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था अभी 19 मई 2024 को। तो ये जो वीडियोज हैं उस एग्जाम से रिलेटेड रहने वाले हैं। जो 2 पेपर हुए थे उसके, फिजिक्स के 2 पेपर हुए थे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अंदर 150 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। 150 इसमें थे, 150 इसमें थे। तो इसके जो वीडियो आ रहे होंगे वो 2 पार्ट में आ रहे होंगे। पेपर 1 पार्ट 1, पेपर 1 पार्ट 2, पेपर 2 पार्ट 1, पेपर 2 पार्ट 2। इसके अंदर क्या होगा, प्रत्येक के पहले वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन होंगे और सेकंड वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से जो पहला वीडियो होगा सेकंड का भी, पेपर सेकंड का, इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे। और जो इसका पार्ट 2 होगा उसके अंदर तुम्हारे पास 50 क्वेश्चन होंगे। और तुम्हें इस वीडियो के अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाएगा, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन होगा तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर तुम किसी भी आरपीसी की तैयारी कर रहे हो, आरपीसी के किसी भी फिजिक्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स का एग्जाम देने वाले हो, और चाहे गैट का या बारक का, ऐसे एग्जाम जहां पर टाइम कम मिलता है, क्वेश्चन ज्यादा होता है और लेवल का, क्वेश्चन का जो लेवल है कंपैरेटिवली नेट इजी आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास जो पेपर का सॉल्यूशन है उन सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरी बात, बाकी आप फिजिक्स से जुड़े हुए हो तो ये भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि तुम उस टाइम होने वाले सारे एग्जाम, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे वो स्कूल लेक्चरर का एग्जाम हो, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, गैट का एग्जाम हो, टिफर का एग्जाम हो, जेस्ट का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, उस पेपर को जरूर देखो। उसको देखने से क्या होता है, तुम्हें पता लगता है किस लेवल का पेपर आता है, क्या क्या माइंडसेट आजकल चल रहा है जो पेपर फॉर्म कर रहे हैं उन टीचर्स का, ठीक है ना। इससे क्या होता है, तुम्हें काफी हेल्प मिलती है। और पीवाई के जो क्वेश्चन है उन्हें देखने से क्या होगा कि तुम्हें काफी आइडिया लग जाता है कि किस तरीके का पेपर बनता है। इस पेपर का सॉल्यूशन करवाने के बाद इसकी जो पीडीएफ है, जो पेपर की पीडीएफ होगी, जो पीपीटी में तुम्हें सोल्व करवा रहा हूं उसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से तुम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो वहां से तुम टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हो, चैनल से कंटेंट जो भी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी वो तुम देख सकते हो, ठीक है। और इस पेपर को तुम्हें किस तरीके से सोल्व करना है, वीडियो जैसे ही क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करो, खुद से सोल्व करो, उसके बाद नहीं हो रहा तो फिर सॉल्यूशन देखो, ठीक है। इस तरीके से है। अब बिना किसी तरीके शुरू करते हैं वीडियो, है ना। अपने चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, ठीक है ना। इनिशियल डेज है, तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत रहेगी। स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे पास इसके आंसर किए, तो अपने प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करने के बाद चेक भी कर लेंगे कि क्या हमने क्वेश्चन सही किया है, ठीक है। देखो तो पहला क्वेश्चन अपने पास बाइलैंग्वेज पेपर है, ठीक है। जिसको हिंदी में देखना है वो हिंदी में देख सकता है और जिसको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में देख सकता है। तो पहला क्वेश्चन अपने पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर ए फील्ड इन एम्प्टी स्पेस आर कोवेरिएंट अंडर लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मैक्सवेल्स इक्वेशन आर लोरेंज इनवेरिएंट। देखो काफी चीजें क्या होती है, लोरेंज इनवेरिएंट होती है। लोरेंज इनवेरिएंट मतलब अगर लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन लगा दोगे तो वो क्वांटिटी वैसी की वैसी रहेगी। जैसे कि तुम्हारे पास ई वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, ठीक है, ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है। उसी तरीके से मैक्सवेल की जो इक्वेशन है तुम्हारे पास वो भी क्या होती है, लोरेंज इनवेरिएंट होती है। तो ये वाला पार्ट इनका क्या है, सही है। पहला वाला पार्ट देखो, मैक्सवेल्स इक्वेशंस फॉर ए फील्ड इन एम्प्टी स्पेस आर कोवेरिएंट। कोवेरिएंट मतलब इनकी फॉर्म चेंज नहीं होती अंडर लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ये बात भी सही है। मैक्सवेल की जो इक्वेशन है, ठीक है ना, एम्प्टी स्पेस के अंदर, एम्प्टी स्पेस कौन सा हो गया, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन होता है। एम्प्टी स्पेस के अंदर ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये इस तरीके से जो 4 इक्वेशन बनेगी, मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशन है एम्प्टी स्पेस के लिए, उनकी जो फॉर्म है वो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी क्या नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। तो ये बात भी इनकी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी यहां हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंट्रिंसिक इंपीडेंस। इंपीडेंस के लिए कौन सा सही नहीं है। अब तुमने इंपीडेंस पढ़ा हो फ्री स्पेस का, तो वो क्या आता है, नीटा नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मान रखते हो तो ये लगभग तुम्हारे पास
377 ओम के लगभग आता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्री स्पेस का। इसी तरीके से अगर ये कोई मीडियम होता तो ये हो जाता, ठीक है। इसी तरीके से कंडक्टिंग मीडियम होता तो ये हो जाता। अब देखो इसके बाद क्या है, पार्सली कंडक्टिंग मीडियम होता तो ये क्या हो जाता, नीटा हो जाता। क्या हो जाता, नीटा हो जाता, है ना। अब देखो इन चीजों में आओ, ये सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ के अंदर देखो, ठीक है, नीटा है, नीटा है। यहां पे ऊपर देखो क्या है, म्यू ओमेगा है, यहां पे म्यू ओमेगा आ गया, ठीक है। जे को छोड़ो, जे तुम्हारे पास जो आयोटा होता है इसको जायोटा बोलते हैं, सेम ही बात है। नीचे क्या है, यहाँ पे तो सिग्मा है, यहाँ पे क्या है, ओमेगा सिग्मा है। क्या है, ओमेगा सिग्मा है। यहाँ पे क्या है, सिग्मा है, उसमें ऐड क्या कर रखा है, एप्सिलॉन ऐड कर रखा है। ये जो एप्सिलॉन है तुम्हारे पास और जो सिग्मा ओमेगा है, इन दोनों की डायमेंशन क्या नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है ना। ये जो एप्सिलॉन है और जो सिग्मा ओमेगा है, इन तीनों में कभी भी रिलेशन नहीं होता। रिलेशन होने का मतलब ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है कि ये भी डायमेंशन इक्वल है, तो ये डायमेंशन इक्वल नहीं है तो आप इनको ऐड नहीं कर सकते। तो तुम्हारे पास जो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो सीधा सीधा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कि ये तुम्हारे पास क्या है, करेक्ट नहीं है। यही पूछा था, नॉट करेक्ट अबाउट इंट्रिंसिक इंपीडेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए दोलनी विद्युत द्विध्रुव, एक द्विध्रुव है, वो क्या कर रहा है, ऑसिलेशंस कर रहा है, तो उसकी कुल विकिरित शक्ति कितनी होगी, टोटल पावर रेडिएटेड कितनी होगी ऑसिलेटिंग डाइपोल से। सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, 4 तुम्हें ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारे पास ऑसिलेटिंग डाइपोल होता है उसकी फॉर्म होती है P = P नॉट साइन ओमेगा टी, और जो पावर रेडिएटेड होती है, जो पावर रेडिएटेड होती है उसका फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास P रेडिएटेड। इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास म्यू नॉट अपॉन 6 पाई सी। फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, 6 पाई सी P डबल डॉट का स्क्वायर और इसका एवरेज, ठीक है। P डबल डॉट क्या है, जो तुम्हारे पास डाइपोल मोमेंट है, ये P है ना, इसका डबल डेरिवेटिव है, तो इसका करो डबल डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव करोगे तो P नॉट कोस ओमेगा टी, आगे क्या आ जाएगा, ओमेगा। P डबल डॉट ये क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर P नॉट, इस बार माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। वैल्यू पुट करो, ओमेगा नॉट अपॉन 6 पाई सी P डबल डॉट ये रहा, इसका एवरेज ले लो, इसका स्क्वायर करो, पहले तो स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 4 P नॉट की पावर 2 और ये साइन की स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसका एवरेज ले लो, एवरेज लोगे तो साइन स्क्वायर का एवरेज मान कितना होता है, 1/2, तो पुट करो क्या बनेगा, म्यू नॉट बटा 6 पाई सी और ओमेगा की पावर 4 P नॉट की स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। अब ये देखो ये तुम्हारे पास किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये बन गया अपने पास म्यू नॉट बटा 12 पाई सी और ओमेगा की पावर 4 और P नॉट की स्क्वायर। कहाँ है ये देखो, ओमेगा की पावर 4 और P नॉट की स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 और P नॉट की स्क्वायर, ये तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ यही है। नीचे देखो C क्यूब है और यहाँ क्या है, नीचे C क्यूब है और यहाँ क्या है, नीचे C है, तो कैसे करोगे, C स्क्वायर का नीचे गुना C स्क्वायर का ऊपर गुना, ऊपर वाले की वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट अपॉन 12 पाई C क्यूब, C स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा की पावर 4 P नॉट की स्क्वायर, ठीक है। करो इसको सोल्व, ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट गया। अब तुम्हारे पास जो तुम्हारा आंसर है वो मैच हो जाएगा, 12 पाई C क्यूब एप्सिलॉन नॉट ओमेगा 4 P नॉट की स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर तुम्हारे पास आ गया फोर्थ तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ n नॉट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब देन द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी फॉर प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन प्लाज्मा इज। If n naught is the number of electrons per meter cube, then the critical frequency for propagation of electromagnetic wave in plasma, कि तुम्हारे पास जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी। अगर तुम्हें क्या दी गई है, नंबर डेंसिटी दी गई है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो ये तुम्हारे पास जो फ्रीक्वेंसी आती है, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास, वो फॉर्मूला होता है अपने पास F = 9√n। यहाँ पे n क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। मतलब इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर की अगर फ्रीक्वेंसी तुम इस पे डालोगे वही क्या करेगी, आगे पेनिट्रेट करेगी। इससे कम फ्रीक्वेंसी की अगर डालोगे तो वो क्या हो जाएगी,
तुम्हारे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसे कहते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। और जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है ये क्या होती है, एफ सी इजिकल टू 9√n मैक्सिमम कह सकते हो, कि तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी है उसका मैक्सिमम मान होता है। तो एफ सी बराबर 9√n मैक्सिमम। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए मास स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड विद 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है बिटवीन प्लेट्स एंड ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला, व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ एन आयन दैट कैन पास थ्रू द वेलोसिटी सेलेक्टर, कि जो वेलोसिटी सेलेक्टर से पास हो सके उसकी स्पीड कितनी होगी। हमेशा ही तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उनका रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को किसमें यूज लिया जाता है, वेलोसिटी सिलेक्टर कह दो या वेग वर्णकारी जो है उसके अंदर काम में लिया जाता है। तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आ गया मतलब 10 की पावर माइनस 2, बी का मान 0.2, तो ये 10 की पावर माइनस 2 है, ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे टेस्ला आ गया तो ये आ गया 100 गुणा यहाँ पर भी 100 और नीचे आ गया ये 0.2, सोल्व करो तो ये आ गया 10 गुणा 10 की पावर 4 बटा 2, तो ये आ गया 5 गुणा 10 की घात 4 मीटर प्रति सेकंड। तो ये अपने पास आंसर आ गया पहला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडिएशन प्रेशर इन द केस ऑफ परफेक्ट एब्सॉर्प्शन, परफेक्ट एब्सॉर्प्शन हो रहा है एक तो, ठीक है, दूसरा क्या है, परफेक्ट एब्सॉर्प्शन है, दूसरा क्या है, परफेक्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है ऑफ पैरेलल बीम ऑफ रेडिएशन बाय ए परफेक्ट परपेंडिकुलर, perfect radiation by a surface perpendicular to the direction of propagation of electromagnetic waves are PA and PR respectively. The ratio PA PR is, ठीक है, देखो जो प्रेशर लग रहा है उसका रेशियो कितना है, रेडिएशन प्रेशर की बात हो रही है इन द केस ऑफ परफेक्ट एब्सॉर्प्शन एंड परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ रेडिएशन बाय सरफेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर पी एंड पी आर। देखो एक है पी ए एक है पी आर, जो पी ए है वो क्या है, परफेक्ट एब्सॉर्प्शन, तो उसके केस में कितना होता है आई बाय सी, यहाँ पे आई क्या है इंटेंसिटी और सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट। पी आर परफेक्ट रिफ्लेक्शन हो तो एक बार जाएगा फिर आएगा तो संवेग में 2 गुना चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2i बाय सी। ठीक है ना, पी आर का मान था 2i बाय सी, वो मैंने लिखा तो नीचे चला गया, सोल्व करो तो ये क्या आएगा 1:2, तो कितना आ गया 1:2, 1:2 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट इक्वेशन फॉर रिलेटिविस्टिक रिटार्डेड पोटेंशियल फॉर यूनिफॉर्मली मूविंग पॉइंट चार्ज आर, द करेक्ट इक्वेशन फॉर रिलेटिविस्टिक रिटार्डेड पोटेंशियल के केस के अंदर तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल है, इनके अंदर तुम्हारे पास रिलेशन क्या होगा ये हमें देखना है। ठीक है, एक रिलेशन तुम्हें पता हो तो जो वेक्टर पोटेंशियल है वो हमेशा क्या आता है v बाय सी स्क्वायर, v क्या है वेलोसिटी और c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट इंटू 5। इस रिलेशन पे काम करता है, किस पे काम करता है, इस रिलेशन पे काम करता है। तो तुम देखो ये रिलेशन किसके अंदर है, ठीक है ना, और तुमने रिटार्डेड पोटेंशियल थोड़ा देखा भी हो तो तुम वो भी देख सकते हो। रिटार्डेड पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वहां पे नीचे r माइनस का b वेक्टर डॉट r वेक्टर आता है। ठीक है, तो तुम्हारे पास तीसरा ऑप्शन तो सीधा ही कैंसिल हो जाएगा। अब बचे ये 3, देखो v बाई सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, v बाई सी होता है बीटा और ये आ जाएगा नीचे c, ये आ गया 5, मतलब इसके अंदर बीटा बटा सी का गुणा किस में हो रहा है, देखो इसमें हो रहा है क्या, नहीं इसमें तो पहले से बीटा है, इसमें हो रहा है क्या बीटा आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। इसमें बीटा का गुणा हुआ क्या, हाँ भाई बीटा का गुणा इसमें हो गया, और नीचे सी का गुणा हुआ क्या, नीचे सी का गुणा हो गया। तो तुम्हारे पास क्या रहेगा, ये वाला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला कि तुम्हारे पास जो वेक्टर पोटेंशियल ए होता है वो किस फॉर्मूले से कनेक्टेड होता है, v बटा सी स्क्वायर गुणा 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आ गया इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो द लूप शोन इन फिगर इज लोकेटेड इन XY प्लेन
एंड ए मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ टी इज इक्वल टू 0.1 टी टेस्ला। यहाँ पे टी क्या है, टाइम, और टी क्या है, दूसरा टी क्या है, टेस्ला को इंडिकेट करता है। एग्जिस्ट इन द रीजन द वोल्टेज मैग्नीट्यूड्स V1 एंड V2 अक्रॉस द 1 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर विल बी रिस्पेक्टिवली। जो 1 ohm तुम्हारे पास रजिस्टर है, 1 ohm का और 2 ohm का जो रजिस्टर है, इनके ऊपर वोल्टेज क्या होगी रिस्पेक्टिवली बताओ। एरिया दिया गया है लूप का तुम्हें 3 मीटर स्क्वायर, और टी क्या है, टाइम है सेकंड के अंदर। देखो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और वोल्टेज पूछे, सिंपली बात है कि तुम्हारे पास जो ईएमएफ वाला है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा तो लगा दो। ई बराबर, ये ईएमएफ होता क्या है, एक तरीके से वोल्टेज ही तो होता है, तो माइनस का डी फाई बटा डी टी लगाओ। डी फाई क्या हो जाएगा, बी डॉट ए, इसका करेंगे हम टाइम के साथ डेरिवेटिव। ए क्या है, कांस्टेंट है, 3 मीटर है, 3 मीटर स्क्वायर का 3 का 3 आ गया, डी बी बटा डी टी, ये रहा बी, तो इसका डी बी बटा डी टी करोगे तो क्या आएगा 0.1 इंटू टेस्ला, तो ये आ गया माइनस का 0.3 टेस्ला। ये इसको मैं मैग्नीट्यूड में लिखना चाहूँ, जो वोल्टेज है टोटल कितनी आ गई, टी हट जाएगा ना यहाँ से क्योंकि टाइम भी है, तो इसकी यूनिट क्या आएगी वोल्टेज की, वोल्ट, या मैं इसको लिख सकता हूँ 300 MeV। MeV मतलब स्मॉल MeV मतलब मिली इलेक्ट्रॉन, रुको मिली वोल्ट, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, मिली वोल्ट, ठीक है, 300 MeV हो गई। अब देखो 2 रजिस्टर है तुम्हारे पास, 2 ओम का और 1 ओम का, इनके अंदर ये वोल्टेज क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। इस पूरे वायर के अंदर वोल्टेज कितनी इंड्यूस्ड होगी, 300 MV, कितनी 300 MV। अब ये 300 MV डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होगी, सिंपली पता है तुम्हें, जो वोल्टेज है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनली ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 भाग चले जाएंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 भाग चला जाएगा, 2 और 1 3, मतलब टोटल 3 भाग बनेंगे। 300 के 3 भाग कितने आएगा 100, तो 100 दूने 200, मतलब 200 MV इसके पास और 100 MV इसके पास। देखो तो 1 और 2 मतलब 100 और 200, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द रिवर्स बायस रीजन द रिवर्स करंट ऑफ ए सिलिकॉन डायोड nearly doubles for every rise in temperature. In the reverse bias region, the reverse current of a silicon diode nearly doubles for every dash rise in temperature. कि रिवर्स बायस के अंदर सिलिकॉन तुम्हारा जो डायोड है उसके लिए करंट जो है वो डबल हो जाती है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में वृद्धि की जाए तो। मतलब होता क्या है सिलिकॉन डायोड में कि तुम इतने डिग्री की वृद्धि करो ना, तो उसकी जो तुम्हारे पास रिवर्स बायस के अंदर जो उसकी रिवर्स करंट है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मतलब पहले 2 थी तो 4, 4 थी तो 8, 8 थी तो 16। ये कितने डिग्री के गैप पे होता है, ये होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड के गैप पे। कितने पे, 10 डिग्री के गैप पे ये बात होती है। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 27 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा अपने पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ए स्मॉल BOB is suspended over an infinite grounded horizontal conducting sheet. कंडक्टिंग शीट बना लो, इसको क्या कर दो, ग्राउंडेड कर दो, और ये शीट कैसी है, इनफाइनाइट है। कैसी है, इनफाइनाइट है। प्लेन बाय मींस ऑफ एन इंसुलेटेड इलास्टिक थ्रेड ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट के। तुम्हारे पास इधर एक इलास्टिक है जिसका जो तुम्हारे पास इलास्टिक कांस्टेंट कह दो या स्प्रिंग कांस्टेंट कह दो, प्रत्यास्थ नियतांक कितना है, के है, और इस पे क्या लगी हुई है, कि बॉल लगी हुई है। वो बॉल इनिशियली कैसी है, कुचालक है, ठीक है ना। थ्रेड ऑफ इलास्टिक के, इंसुलेटेड इलास्टिक थ्रेड आ गया, ठीक है। एज सुन एज द बॉब इज चार्ज, BOB को चार्ज किया जाता है, इसको चार्ज कर दिया, कुछ चार्ज क्यों दे दिया, कुछ चार्ज क्यों दे दिया, इट डिसेंड बाय x एंड इट्स सेपरेशन फ्रॉम द प्लेन बिकम इक्वल टू L। ये कितना नीचे आ जाता है, इट डिसेंड बाय L x, ये x से नीचे आ गया, ठीक है। एंड इट्स सेपरेशन फ्रॉम द प्लेन बिकम इक्वल टू L, और इसकी जो सेपरेशन है वो कितनी हो जाती है, अब L हो जाती है, ठीक है ना। आने के बाद कितनी हो जाती है, यहाँ पे L हो जाती है, ठीक है। बिकम टू इक्वल टू L, द चार्ज ऑन द बॉल इज, क्या किया,
देखो एक बॉल थी, उसे धागे से लटकाया गया था, इनिशियली उस पर कोई चार्ज नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसके सामने क्या है, एक इनफाइनाइट प्लेन है, ठीक है ना, जो क्या है कंडक्टिंग प्लेन है, जो क्या है ग्राउंडेड है। ये तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो तो इमेज मेथड वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो वाला है ये, ठीक है। तो जब ये तुमने धागे से बांधकर इसको लटका दिया यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे इमेज बनेगी जिस पे चार्ज क्या होगा, माइनस क्यू होगा। ये एल दूरी पे है, ये एल दूरी पे है साम्यावस्था में, ठीक है, क्योंकि लटकाने के बाद फोर्स लगेगा तो ये एक्स नीचे आएगी, मतलब फाइनली किस पे है, एल पे है। तो ये दूरी भी कितनी होगी, एल होगी। तो इसके और इसके बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा देखो, क्योंकि माइनस क्यू है प्लस क्यू, तो खींचेंगे ना। अगर ये ओसिलेट करता है ऊपर नीचे होता तो वो किसकी वजह से हो रहा है, माइनस क्यू की वजह से, ठीक है। तो एफ बराबर आ गया क्यू Q1 Q2 प्लस क्यू माइनस क्यू के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। आर कितना, दोनों के बीच दूरी कितनी है, एल एल 2L, तो 2L का स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास के क्यू स्क्वायर 2 दूनी 4 एल का स्क्वायर। ये आ गई अपने पास एफ की वैल्यू। अब देखो एफ की वैल्यू आ गई, इतना ही होगा ना, एल एल 2L, 2L का स्क्वायर हो गया अपने पास 4L। ओके, इसके बाद क्या है, द चार्ज ऑन द बॉल इज, बॉल के ऊपर चार्ज कितना है तुम्हारे पास, ठीक है, इतना ही था, है ना। क्या हो गया, के का मान भी रख दो, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 4 4, ये कितने बन जाएंगे 16, एक 4 इसका आ गया के का, एक इसका था 16, और ये एल स्क्वायर है ही और ये क्यू स्क्वायर है यहाँ पे। अब देखो ये जब ओसिलेट करेगा ये, और इसका स्प्रिंग नियतांक कितना है के, इलास्टिक कांस्टेंट कितना है के, और ये कितनी दूरी से नीचे आया, एक्स दूरी से नीचे आया, मतलब इस पे बल कितना काम कर रहा होगा, माइनस का के एक्स, और ये तुम्हारा माइनस का ये जो फोर्स था कूलम्ब वाला। इससे अब तुम क्या निकाल सकते हो, चार्ज निकाल सकते हो, क्यू का मान निकालो, प्लस से प्लस गया। यहाँ के क्यों हटाया, क्योंकि इन्होंने पहले से के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, तो अपने जो कूलम्ब कांस्टेंट के था उसकी वैल्यू हमने रख दी थी। यहाँ से क्यू का मान निकालो, क्यू बराबर क्या आ जाएगा, के एक्स 16πε0 एल स्क्वायर। यहाँ से क्यू का मान निकालो, 16 है तो बाहर क्या आ जाएगा 4, और एल स्क्वायर है तो बाहर क्या आ जाएगा एल, रूट में क्या बच जाएगा ε0 बचेगा, और एक्स बचेगा और पाई बचेगा, है ना। एक्स बच गया, के बच गया, और एक्स बच गया, पाई बच गया, ε0 बच गया, ठीक है ना। के भी तो बच गया, स्प्रिंग कांस्टेंट जो था के बच गया। तो ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया अपने पास 4L है ना आगे, तो ये अपने पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ गया, ठीक है। तीन आंसर आ गया। आगे चलें, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर ए फुल वेव रेक्टिफायर आरएमएस वोल्टेज बिटवीन सेंटर टैप एंड सेकेंडरी टर्मिनल इज 20 वोल्ट, लोड रेजिस्टेंस इज 260 ओम एंड डायोड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज 20 ओम, द डीसी लोड करंट इज। याद करो फुल वेव रेक्टिफायर जो था तुम्हारे पास, उसके अंदर जो डीसी करंट आती थी, डीसी लोड करंट आती थी, वो कितनी आती थी, आई डीसी बाय 2, आई डीसी कितनी आती थी 2 आई नोट बाय पाई, इतनी आती थी ना, ठीक है इतनी आती थी। अब क्या करो, आई नोट का मान निकालो। आई नोट क्या है, मैक्सिमम वाली करंट। क्या बोला इसने, आरएमएस वोल्टेज बिटवीन सेंटर टैप एंड सेकेंडरी वोल्टेज इतनी, आरएमएस वैल्यू कितनी है 20 वोल्ट है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी हो जाएगी, वी नोट बराबर √2 गुणा 20, वी नोट इतनी आ गई, तो आई नोट कितना आ जाएगा, आई नोट आ जाएगा वी नोट बटा तुम्हारे पास आर। यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन से होते हैं, दो तरीके के हैं, लोड रेजिस्टेंस है एक तो आर एल है, और एक डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है आर एफ। तो आई नोट बराबर आ गया 20√2 बटा 260 प्लस का 20। अब इसको सोल्व करो, इसकी वैल्यू पुट करो, तो आई डी सी अपने पास कितना आ गया, आई डी सी आ गया अपने पास 2 गुणा आई नोट, आई नोट का मान, पाई का मान नीचे वाले का 22/7, और इसका मान आ गया 20√2 बटा 280, 2 2
280 हो जाएगा ना, ठीक है, सोल्व करो। 7 चौके 28, 40, 20 दूने 40, 2 से 2 गया, √2 से इसको काटोगे तो ये बनेगा 11 गुणा 2, ऊपर है √2, तो ये बनेगा 1/11 √2। ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, IDC लोड करंट की वैल्यू आ जाएगी। ये अपने पास कहाँ पे है, ये अपने पास ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनरल डायोड इन सर्किट शोन बिलो हैज ए न्यू करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर। जनरल डायोड इन सर्किट शोन बिलो हैज ए न्यू करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर एंड मैक्सिमम अलाउड पावर डिसिपेशन ऑफ 360 milliwatt. The maximum and minimum load current that can be drawn safely from the circuit keeping the output voltage constant at 9 volt। देखो इसकी आउटपुट वोल्टेज क्या करना है, कांस्टेंट करना है 9 वोल्ट। ये कब होगी, जब ये अपने पास क्या होगा, अपने वो नी वोल्टता पे होगा, क्या बोलते हैं नी वोल्टेज तब होगा, नी वोल्टता मतलब बंधन वोल्टता पे होगा, ठीक है। तो इसके आसपास वोल्टेज हमेशा कितनी रहेगी, 9 वोल्ट रहेगी। अगर इसके आसपास वोल्टता 9 वोल्ट रहेगी, ठीक है, और मैक्सिमम अलाउड पावर इतनी है, तो क्या तुम इसके अंदर मैक्सिमम करंट निकाल सकते हो, आई मैक्सिमम आ जाएगा, क्योंकि पीवी क्या होता है, पी बराबर क्या होता है VI, और पी कितना है 360। इसके अंदर अगर तुम क्या कर दो, भाग दे दो पी के अंदर V का, V कितना है 9 का भाग दे दो, तो ये आई मैक्सिमम आ जाएगा। आई मैक्सिमम निकालो, 9 चौक 36, 40 गुना 10 की घात -3, तो ये आएगा अपने पास 40 मिली एम्पियर। जो आई मैक्सिमम है वो कितनी है, 40 मिली एम्पियर है, ठीक है। अब देखो 40 मिली एम्पियर है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम लोड करंट दैट कैन बी ड्राउन सेफली फ्रॉम द सर्किट कीपिंग द आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट एट 9 वोल्ट। इसकी 9 वोल्ट क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे हमेशा 9 वोल्ट रहेगा, यहाँ पे हमेशा 12 वोल्ट रहेगा, इसके कारण 12 वोल्ट, इसके कारण 9 वोल्ट। तो इधर से करंट कितनी आ रही है ये भी चेक कर लो। आई जो थी वो आ कितनी रही थी, आई बराबर 12 - 9 बटा 50 ओम, तो ये आ गया 3/50। तो मैं क्या करूं, इसको 1000 से गुणा कर दूं और इसको मिली एम्पियर में लिख दूं, तो 1000 से 10 की घात -3 कैंसिल हो जाता, 0 से 0 गया, 5 से इसको काटोगे तो आएगा 20, तो ये आ गया अपने पास 20 थी है 60 मिली एम्पियर। तो इधर से करंट कितनी आ रही है, हमेशा 60 मिली एम्पियर आ रही है। अब इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, इतनी, तो इसके अंदर मिनिमम वैल्यू कितनी जा रही होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी जा रही होगी, मिनिमम वैल्यू जा रही होगी तुम्हारे पास मैक्सिमम, इसमें 40 गई तो इसमें जा रही होगी एक बार तो 20, कितनी जा रही होगी 20 वाला ऑप्शन कहाँ है तुम्हारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच करता है, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा मैच करता है, ऑप्शन नंबर 2 मैच करता है, ठीक है। और ये तो आगे तुम्हारे मैक्सिमम वाला केस कैसे निकाला, देखो इसकी वोल्टेज दी गई थी, इस पे पावर दी गई थी, तो इससे जाने वाली मैक्सिमम करंट निकाल ली, इसकी वोल्टेज बताए, इसकी वोल्टेज बताए, तो टोटल आने वाली टोटल करंट निकाल ली, इसमें मैक्सिमम कितनी जा सकती है, तो इसके अंदर तुम्हारे पास मिनिमम कितनी करंट जाएगी उसकी वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए इसके अंदर मैक्सिमम कितनी जाएगी, उसके लिए क्या चाहिए, इसमें मिनिमम कितनी जा सकती है, इसकी मिनिमम मतलब इसकी नी करंट कितनी है 5, अगर इसमें 5 आती, टोटल कितनी 60 थी, तो इसमें कितनी पहुंचती 55 पहुंचती, तो ये आ गया तुम्हारे पास सेकेंड आंसर तुम्हारा। पहला आ जाएगा 20 मैक्सिमम, मिनिमम आ जाएगी पहली तो, और दूसरी मैक्सिमम क्या आ जाएगी 55, इसमें मैक्सिमम है तो इसमें मिनिमम है तो इसमें मैक्सिमम, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए क्लैंपर सर्किट, जो क्लैंपर सर्किट होता है वो क्या करता है, एड्स और सब्ट्रैक्ट ए डीसी वोल्टेज टू ए वेव फ्रॉम। क्लैंपर का अर्थ क्या होता है, क्लैंप का अर्थ क्या होता है, सीढ़ी चढ़ाना, मतलब ये जो तुम्हारी वोल्टेज होती है उसमें क्या कर देता है, उसको बढ़ा देगा या फिर इसको घटा देगा, मोस्टली बढ़ाता ही है, ठीक है ना, पॉजिटिव क्लैंपर होता है तो बढ़ा देता है, ये क्या करेगा उसमें लेवल ऐड कर देगा, सही बात कर रहा है। सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट ए डीसी वोल्टेज टू ए वेव फ्रॉम, सही बात है, उसकी शेप चेंज नहीं करता पर उसमें ऐड कर देता है कुछ ना कुछ वोल्टेज, तो ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा ए पार्ट है वो सही है। डज नॉट चेंज द वेव फ्रॉम, चेंज नहीं करता, ये चेंज करता ही नहीं, सही बात है। वर्क ऑन साइनोसोडल वेव फ्रॉम ओनली, ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ये बात हुई है कि वो वेव फॉर्म के अंदर क्या कर देगा, लेवल्स ऐड कर देगा, पर ये बात कहीं नहीं हुई कि सिर्फ साइन में ऐड करेगा, वो सब में ऐड कर सकता है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन सी गलत हो गया, तो सही कौन सा है, ए और बी, तो यहां पे अपने पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ए और बी बोथ करेक्ट। नेक्स्ट देखो,
फॉर द सिलिकॉन ट्रांजिस्टर सर्किट शोन इन द बिलो द वैल्यू ऑफ ICs। तुम्हें क्या करना है, इसमें IC की वैल्यू निकालनी है। IC कैसे निकलेगी, इधर से जाओ किरचॉफ लॉ लगाते हुए और यहाँ तक पहुँच जाओ, पहुँच जाए। ठीक है जी, 10 वोल्ट है अपने पास, 10 वोल्ट में से खर्चेंगे अब हम 300 इन 300 के इसका मान है और इसके अंदर तुम्हारे पास करंट कितनी होगी IB, तो ये आ जाएगा 300 के गुणा IB, ये 0.7 आगे होता है। ठीक है, तो ये अपने पास माइनस हो जाएगा 0.7, क्योंकि 0.7 का अंतर होता है इनके अंदर, सिलिकॉन के अंदर। ठीक है, B और E के अंदर 0.7, इधर आके क्या किस पे पहुंच गए आप, 0 पे पहुंच गए। सोल्व करो, 300 के IB बराबर 9.3 या IB बराबर इसका भाग दे दो, 9.3 भाग 300 और ये आ गया K मतलब 1000, तो ये बनेगा 3 का भाग दो, 3.1 गुणा 10 की घात -5, ये बन गया 31 माइक्रो एम्पियर। ये क्या है, IB है, बेस करंट है। निकालनी क्या थी, IC निकालनी थी। IC क्या होता है, 21 म्यू ए गुणा बीटा कितना है अपने पास 100, क्योंकि IC बराबर होता है बीटा गुणा IB। कर दो सोल्व, ये कितना हो जाएगा, 31 गुणा 10 की घात -6 गुणा 10 की घात 2 एम्पियर, तो ये बचेगा 3.1 गुणा, एक तो इससे ले गया ये, एक तो इससे आगे 10 की घात -7, 2 इससे आ गई 10 की घात -5। सही किया है क्या, रुको रुको, इसी से देख लो, इसी से देख लो। इसको अगर मैं 3.1 करूं तो ये एक तो 1 आ गया, 10 की घात -6 था, 10 की घात -5 बचा, 2 इधर से आ जाएंगे, 10 की घात -3 बचेगा, तो ये आ गया 3.1 मिली, 3.1 मिली एम्पियर। कितना आ गया, 3.1 मिली एम्पियर आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर क्या आ गया अपने पास, 2 आ गया है ना, 3.1 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन क्या तुम्हारा सही नहीं है। इन पॉजिटिव फीडबैक डिस्टोर्शन इन आउटपुट इंक्रीजेस। ठीक है, एक बात तो तुम्हारी पढ़ ली हमने, इन पॉजिटिव फीडबैक डिस्टोर्शन इन आउटपुट इंक्रीजेस। दूसरा क्या कर रहा है, इन नेगेटिव फीडबैक स्टेबिलिटी ऑफ एम्पलीफिकेशन डिक्रीजेस। बिल्कुल गलत बात। नेगेटिव फीडबैक क्यों किया जाता है, नेगेटिव फीडबैक है वो स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए तो किया जाता है। नेगेटिव फीडबैक लगाने से स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, स्लू रेट है वो इनफाइनाइट की तरफ जा सकती है, आर आउटपुट है घट जाएगा, आर इनपुट है बढ़ जाएगा, ये काफी चीजें होती है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, जो ये बात बोली है ना, नेगेटिव फीडबैक के अंदर स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये बात सरासर इसकी क्या है, गलत है, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक लगाया इसलिए जाता है ताकि उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो तुम्हारा इसके अंदर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ये आप ध्यान रखोगे कि जो आउटपुट इंपीडेंस है वो घट जाता है, इनपुट वाला बढ़ जाता है, स्लू रेट बढ़ जाती है, और अपने पास जो क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी वो है जो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखो, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉमन कोलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कोलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉमन कोलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्न में से कौन सा सेंटेंस जो है तुम्हारे पास सही से मैच नहीं किया गया है। आउटपुट इंपीडेंस जो है कॉमन कोलेक्टर के अंदर CC कॉन्फ़िगरेशन है, इनपुट आएगा B पे, आउटपुट जाएगा E पे, कॉमन रहेगा C तुम्हारे पास। ठीक है, पढ़ो, आउटपुट इंपीडेंस जो है वो कम होता है, सही बात है, आउटपुट इंपीडेंस क्या होगा, कम होगा, इनपुट वाला हाई होगा। ठीक है, और क्या बोला है, करंट गेन हाई होगा, बिल्कुल सही बात है, आई ज्यादा होती है IB से, तो ऐसे याद रख सकते हो कि करंट गेन क्या होगा, हाई होगा, अबाउट 100। तो ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद देखो, वोल्टेज गेन लेस देन यूनिटी, वोल्टेज गेन लेस देन यूनिटी, वोल्टेज गेन की भी इनकी बात सही है। वोल्टेज गेन क्या होता है, लेस देन यूनिटी होता है। इस जो आउटपुट वोल्टेज आती है तुम्हारी वो इनपुट वोल्टेज से कम होती है, तो ये वोल्टेज गेन जो होगा वो लेस देन यूनिटी आएगा। तीसरा क्या बोल रखा है, लीकेज करंट जो है वो वेरी लेस है, ये बात गलत है। लीकेज करंट जो है वो वेरी लेस नहीं होती है, इसके अंदर
IC जो है इसकी दो तरीके की करंट होती है, एक होती है इसकी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण आती है, एक इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण आती है, जिसे हम कहते हैं लीकेज करंट। तो लीकेज करंट जो है वो क्या होती है, वेरी लेस नहीं होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, यही वाला गलत हो जाएगा कि वेरी लेस नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसके अंदर। बाकी सही है। आउटपुट इंपीडेंस है वो क्या होगा, लो रहेगा, और करंट गेन क्या होगा, हाई रहेगा, वोल्टेज गेन क्या रहेगा, लेस देन यूनिटी रहेगा, पर ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। तो नेक्स्ट में चलो, इसके बाद अपने पास अगला क्वेश्चन है, द वोल्टेज गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन द सी emitter mode is 40 and the output voltage is 20 volt. How much voltage must be fed back to use it as an oscillator? The voltage gain of a transistor amplifier in C common emitter mode is 40. देखो वोल्टेज गेन कितना है, A बराबर कितना है, एम्पलीफिकेशन दे रखा है 40, उसके बाद है एंड द आउटपुट वोल्टेज इज 20, तो V आउटपुट है वो दे रखा है 20 वोल्ट, एंड हाउ मच वोल्टेज मस्ट बी फेड बैक टू यूज इट एज एन ऑसिलेटर। देखो ऑसिलेटर के लिए यूज लेने के लिए कंडीशन होती है ऑसिलेटर की, ए बीटा का जो मापांक है ना, ए बीटा का जो मापांक है वो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और जो बीटा है वो क्या है तुम्हारे पास, बीटा है तुम्हारे पास फीडबैक कितना है, मतलब VF बटा V आउटपुट, वो तुम्हारे पास क्या होता है, बीटा होता है, ठीक है ना, कि तुमने आउटपुट से कितना ला करके वापस उसमें फेडअप कर दिया है ना, इनपुट में दे दिया है, तो तुम्हें इस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो निकालो, अगर A ये है तो A हो जाएगा V आउट बाई V इन बराबर 40 और V आउट बराबर 20, तो ये हो जाएगा 20 बटा VI बराबर का 40, या फिर VI बराबर आ गया 40 बटा 20 बराबर 0.5, 0.5 आ गया। अब यहां से वैल्यू देखो, A बीटा बराबर 1 लिखो, तो A का मान कितना है 40 गुणा बीटा का मान VF बटा V नोट बराबर 1, तो यहां से VF कितना आ जाएगा, V नोट बटा 40, V नोट कितना है, V नोट है अपने पास 20 और ये कितना है 40, तो ये आ गया 0.5 वोल्ट, मतलब फेडअप हमने कितना किया, 0.5 वोल्ट का तुमने क्या कर देना है, फेडअप कर देना है, वापस से इनपुट दे देना। अपना आंसर यही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फॉर ए JFET है अपने पास, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, द ड्रेन रेजिस्टेंस इन द सैचुरेशन रीजन इज गिवन बाय R0 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट VGS इज इक्वल टू 0, VP इज इक्वल टू पिंच ऑफ वोल्टेज। तुम्हारे पास जो ड्रेन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सैचुरेशन रीजन के अंदर, देखो तुम्हारे पास जो JFET होता है इसके लिए जो ID होती है, ड्रेन करंट होती है, इसके 2 से 3 फॉर्मूले हैं, मैं सारे ही लिख देता हूं, तुम उन सबको ही ध्यान रखो, ठीक है। ID जो है ड्रेन करंट है जो है वो कितनी होती है, IDSS और 1 माइनस VGS बटा VP इसकी स्क्वायर। यहां पे तुम्हारे पास IDSS क्या है, IDSS इज इक्वल टू ID, ड्रेन करंट है कब, जब VGS बराबर क्या है 0 है, ठीक है। तो ये ड्रेन करंट का फॉर्मूला ध्यान रखोगे, ID बराबर IDSS ब्रैकेट 1 माइनस VGS बटा VP इसकी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला है तुम्हारे पास ट्रांस कंडक्टेंस का, किसका, ट्रांस कंडक्टेंस का, ये भी पूछ लेते हैं। ट्रांस कंडक्टेंस का हो जाएगा GM बराबर माइनस का IDSS 2 IDSS बटा VP ब्रैकेट 1 माइनस VGS बटा VP, VGS बटा VP, ये तुम्हारे पास है ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला। इसी तरीके से तुम्हारे पास जो ड्रेन रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू R0 बटा 1 माइनस VGS बटा VP इसकी स्क्वायर। तुम्हारे पास यहाँ पे R0 क्या है, R0 है R कब, एट VGS इज इक्वल टू 0 पे, तुम्हारे पास R0 क्या है, R के इक्वल होगा VGS इज इक्वल टू 0 के केस में,
तुम्हारे पास यहाँ पे ड्रेन करंट कितना होगा, आर इजिकल टू आर नोट बटा 1 माइनस VGS बटा VP इसकी होल स्क्वायर, नीचे वाले की होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये देखो ऑप्शन किसमें है, नीचे स्क्वायर किसमें, सिर्फ एक में ही है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डुअल गेट मोसफेट कैन बी कंसिडर टू बी काउंटर पार्ट ऑफ, ये सीधा सीधा थ्योरी वाला क्वेश्चन मान लो, या मान लो तुमने डायरेक्ट मोसफेट की प्रॉपर्टीज पढ़ रखी होगी तो तुम ये क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। डुअल गेट मोसफेट कैन बी कंसिडर्ड टू बी काउंटर पार्ट ऑफ, मोसफेट को किस रूप में किसके अल्टरनेट में यूज किया जा सकता है, समकक्ष लिया जा सकता है, तो इसका है टेट्रोड, इसकी टेट्रोड वैक्यूम ट्यूब के समान इसको तुम मान सकते हो, टेट्रोड वैक्यूम ट्यूब, और एक नाम और है इसका थर्मियोनिक वाल्व। ठीक है ना, एक तो टेट्रोड वैक्यूम ट्यूब के रूप में मान सकते हो इसको, या तुम इसको थर्मोआयनिक वाल्व के रूप में मान सकते हो। ठीक है, यहां पे अपने पास देखो एक ही ऑप्शन दिया गया है टेट्रोड का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, टेट्रोड। तो यहां पे देखो क्वेश्चन क्या था, डुअल गेट मोसफेट है, उसको किसके काउंटर पार्ट के रूप में मान सकते हो तुम, टेट्रोड वैक्यूम ट्यूब के रूप में मान सकते हो, और थर्मियोनिक वाल्व के रूप में यूज कर सकते हो। थर्मियोनिक वाल्व का ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, टेट्रोड वैक्यूम ट्यूब, या सीधा टेट्रोड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, Which of the following is not correct about effect of feedback connection on input and output impedance? निम्न में से कौन सा सही नहीं है कि किस टाइप का फीडबैक दे दिया, तो ये चीजें होती है। ठीक है, इसमें से कुछ गलत लिख रखे हैं, कुछ सही लिख रखे हैं, तुम्हें पहचानने हैं। ठीक है, देखो पहला क्या है, वोल्टेज सीरीज, फीडबैक अंश कैसा है, वोल्टेज सीरीज है, इसके अंदर क्या कर दिया, इनपुट इंक्रीज होता है और आउटपुट डिक्रीज होता है। ठीक है, ये मैं चारों लिख देता हूं एक साथ, फिर तुम कंपेयर करके इनका लिख देना। पहला आता है तुम्हारे पास वोल्टेज सीरीज, दूसरा आता है करंट सीरीज, उसके बाद आता है तुम्हारे पास वोल्टेज संट, और उसके बाद आता है करंट संट। और यहां पे हो जाएगा तुम्हारे पास इनपुट इंपीडेंस, और यहां पे हो जाएगा आउटपुट इंपीडेंस। तो वोल्टेज सीरीज के अंदर देखो इनपुट वाला बढ़ जाएगा, या तुम ऐसे मानो वोल्टेज सीरीज है वो सबसे बेस्ट है। हमेशा कोई भी डिवाइस होती है वो अच्छी कब होती है, जब इनपुट इंपीडेंस क्या हो हाई और आउटपुट इंपीडेंस क्या हो लो हो। ठीक है, तो वोल्टेज सीरीज में क्या होगा, इनपुट वाला बढ़ेगा और आउटपुट वाला घटेगा। इसी तरीके से तुम्हारे पास जो करंट संट होती है, वो सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का फीडबैक होता है। ठीक है ना, तो उसके अंदर उल्टा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा और ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारे पास करंट सीरीज में क्या होगा, करंट सीरीज के अंदर दोनों ही क्या होंगे, बढ़े हुए मिलेंगे, और वोल्टेज सीरीज में दोनों ही क्या मिलेंगे, घटे हुए मिलेंगे। तो अब कंपेयर कर लो, वोल्टेज सीरीज के अंदर क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज, सही बात है। करंट सीरीज के अंदर करंट सीरीज देखो इंक्रीज ये भी सही है। वोल्टेज संट के अंदर डिक्रीज इंक्रीज, ये गलत हो गया है ना। चौथा देखो करंट संट के अंदर डिक्रीज इंक्रीज, तो तुम्हारे पास गलत कौन सा हो गया, वोल्टेज संट हो गया। वोल्टेज संट के अंदर क्या आता, वोल्टेज संट में आता तुम्हारे पास पहला डिक्रीज आता और दूसरा भी डिक्रीज आता, पर इंक्रीज लिख दिया तो सी वाला गलत है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। याद रखने का तरीका, वोल्टेज सीरीज सबसे बेस्ट होता है और जो करंट संट है वो सबसे लो क्वालिटी का होता है। तो जो तुम्हारे पास वोल्टेज सीरीज है उसमें क्या होगा, हमेशा इनपुट हाई आउटपुट लो। ठीक है ना, बढ़ेगा घटेगा। करंट संट के अंदर उल्टा, ये घटेगा ये बढ़ेगा, और तुम्हारे पास जो वोल्टेज संट आएगा उसमें दोनों ही घटेंगे, और करंट सीरीज आएगा उसमें दोनों ही बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखो। तो इसमें तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एन आइडियल ऑप एम्प। आइडियल ऑप एम्प के लिए क्या होता है, स्लीव रेट इनफाइनाइट होती है, इनपुट इंपीडेंस इनफाइनाइट होता है, आउटपुट इंपीडेंस 0 होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कितना होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है,
बैंडविड्थ कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो इसमें देखो इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, सही बात है। कॉमन मोड गेन कितना है, 0 है, सही बात है। बैंडविड्थ इनफाइनाइट है, सही है, इनफाइनाइट होना चाहिए। स्लू रेट 0, देखो स्लू रेट क्या होता है कि वोल्टेज में चेंज आए टाइम के साथ तो कवर अप कर ले, ये होती है तुम्हारी स्लू रेट डीवी बाय dt, कि वोल्टेज में कितना भी चेंज आए वो कवर कर लेता है, ठीक है ना। तो ये कितना होना चाहिए, आइडियल के लिए कितना कवर कर लेना चाहिए, इनफाइनाइट, पर इन्होंने कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। ये 0 पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए आइडियल के लिए कभी भी। ये कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, कितना, इनफाइनाइट। तो ये सीधा सीधा तुम्हारा गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसके अंदर, 2। नोट वाले पूछा था तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द बिलो गिवन ओपैम्प समिंग एम्पलीफायर इज, जो ओपैम्प दिया है इसका आउटपुट कितना आएगा। देखो ये तुम्हारे पास नेगेटिव फीडबैक है तो ये तुम्हारा वर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, तो ये यहां कनेक्ट कर दो अंदर से ऐसे, तो ये 0 है तो ये आ गया 0, ठीक है। इस पे 1 वोल्टेज है, इधर 0 है तो इधर करंट कितनी जाएगी, ये 0 है, इधर -2 है तो इधर कितनी जाएगी, ये +3 है और ये 0 है तो ये इधर जाएगी, ठीक है। और तीनों जोड़ो तो इस साइड में करंट कितनी आ जाएगी, और जो करंट होगी वो इस साइड में जा नहीं सकती तो वो करंट किस साइड में जाएगी, इस साइड में जाएगी। तो निकालो, इस साइड में करंट जाएगी 1 - 0 बटा 500 के। अब इस साइड में जा रही है पर माइनस लगा के लिख देता हूं, ठीक है ना। तो ये सीधा ही लिख दो, -2 -0 बटा 1 मेगा, तो ये आ जाएगा 1000 के, प्लस 3 - 0 बटा 3000 के। ये टोटल करंट है जो इस साइड में जारी होगी। निकालो आई, इसकी वैल्यू निकालो, तो ये आएगा 1 बटा 500 के है सबके भाग में, 2 बटा 1000 और प्लस का 1 बटा 1000 के। ये 2 को इसे काटोगे तो ये आएगा 500 के, तो इससे तो ये क्या हो गया, कैंसिल ही हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो कितना बचा, 1 बटा 1000, तो आई कितना आ गया तुम्हारे पास, 1 बटा 1000 के। तो तुम्हारे पास जो V नोट आएगा वो कितना आ जाएगा, 0, इसकी वोल्टेज पहले कितनी है, 0 है, 0 माइनस 1 बटा 1000 के इंटू इसका वोल्टेज, ये कितना है 1000 के। इसे काटोगे कितना बनेगा, इसका वोल्टेज ऐसे ही तो आएगा, 0 माइनस का रेजिस्टेंस इंटू जो करंट आई बनी है अपने पास यहाँ पे, ये रही, बराबर V नोट आ जाएगा। तो ये बचा अपने पास माइनस का 1 वोल्ट। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 4th ऑप्शन आ जाएगा 28 में, 4th ऑप्शन -1 अपना आंसर आ गया, ठीक है, माइनस का 1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन सर्किट द आउटपुट वोल्टेज विल बी, आउटपुट वोल्टेज क्या होगी इसकी। सबसे पहले देखो ये है क्या, इंटीग्रेटर है, डिफरेंशिएटर है। जो इंटीग्रेटर होता वहां पे यहां तुम्हारे पास एक इंटीग्रेटर लग रहा होता, तो कैपेसिटर लग रहा होता। याद रखने का तरीका, अगर यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, तो चार्ज उसमें आके स्टोर होता जाएगा, इंटीग्रेट होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। अगर यहाँ लगा है तो उसका उल्टा है, ठीक है ना, डिफरेंशिएटर है। तो इसमें पूछा क्या है, देखो फॉर द गिवन सर्किट द आउटपुट वोल्टेज विल बी, आउटपुट क्या होगी, अज्यूम इनपुट टू बी साइन वेव ऑफ पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ 10 MV। साइन वेव है जिसकी पीक से पीक वोल्टेज यहां से लेकर के यहां तक वाली वोल्टेज कितनी है, 10 MV है। 10 MV कितनी होती है, 2 V मैक्सिमम है ना, पीक से पीक कितनी है 2M। तो इससे काटोगे तो VM बराबर कितना आ गया, 5 मिलीवोल्ट। इतनी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, उच्चतम मान है, वो कितना है तुम्हारे पास 5 MV है, ठीक है। साइन वेव है तो तुम्हारे पास V इन कितना आ गया, V इन आ गया 5 साइन ओमेगा कितना होता है 2 पाई f किधर है, ये रहा FT। तो ये आ गया अपने पास 5 साइन 2000 पाई t। ये है अपने पास V इन। ठीक है, V इनपुट तो ये हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। तो V आउटपुट क्या आएगा, V आउटपुट आएगा माइनस का RC dVi बटा dt। फॉर्मूला यही होता है ना, हाँ यही होता है, माइनस का RC dVi बटा dt। तो लगा दो माइनस का R कितना रेजिस्टेंस 100 किलो
तो 10 की पावर 3 तो वो हो गए और 2 इस खुद के पास है, तो ये हो गए 10 की पावर 5 इंटू सी। कैपेसिटर कहाँ है, ये रहा 1 माइक्रोफेरेड, मतलब 10 की घात -6। वी आई आएगा तो ये वाला पार्ट तो अंदर रह जाएगा, 5 बाहर जाएगा, 5 बाहर गया, पर ये क्या है, मिली वोल्ट है, मिली है तो 10 की पावर -3। अब करो डी बाई डी टी, किसका, साइन 2000 पाई टी का, कर दो। ये करोगे डेरिवेटिव करोगे तो इससे क्या आएगा, 2000 पाई आगे आ जाएगा, 2000 पाई को आगे ले आओ, तो ये बनेगा यही कर दें क्या, यही कर दो। देखो 10 की घात -6, 10 की घात -3 कितने हो गए, 10 की घात -9, 10 की घात 5, 10 की घात -4, तो ये बन गया माइनस का 5 गुना 10 की घात -4। डेरिवेटिव हुआ 2000 पाई आगे आ गया, 2000 पाई को आगे ले आओ, 2000 पाई, और साइन का क्या बन जाएगा, कोस 2000 पाई टी। करो सोल्व, 3 ये रहे, 5 दूनी 10, 1 ये आ गया, 10 की पावर 4 इसे कट गई पूरी, तो ये बचा अपने पास माइनस का पाई कोस 2000 पाई इंटू टी। तो देखो माइनस का कोस पाई होना चाहिए और कोस आना चाहिए, माइनस का पाई होना चाहिए और कोस होना चाहिए, पहले ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ MOSFET विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्न में से कौन सा इनकरेक्ट है तुम्हारे पास। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है MOSFET डिवाइस कैन बी यूज्ड एज स्विच। ठीक है, इनकरेक्ट कौन सा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, MOSFET डिवाइस कैन बी यूज्ड एज स्विच। ठीक है, MOSFEट डिवाइस इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है जो कि तुम्हारे पास वोल्टेज कंट्रोल होता है। ठीक है, करंट कंट्रोल होती है, वो क्या बोलते हैं, बीजेटी। और MOSFET इज ए यूनिपोलर डिवाइस। ठीक है, वो बाइपोलर होता है, यूनिपोलर होता है। MOSFET कैन नॉट बी यूज्ड एज ए रजिस्टर, ये गलत है। कैसे, MOSFET को स्विच के रूप में यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, सही बात है। यूनिपोलर डिवाइस है, सही बात है। रजिस्टर के रूप में यूज नहीं किया जा सकता, ये गलत बात है। क्यों, क्योंकि देखो सबसे कम रजिस्टर होता है बीजेटी का, बीजेटी से थोड़ा ज्यादा होता है जेएफईटी का, जेएफईटी से और ज्यादा होता है MOSFET का। तो MOSFET का रजिस्टर बहुत ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और इसको एज ए रजिस्टर भी यूज लिया जा सकता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। कैन नॉट वाला शब्द है ना, ये गलत, इसकी वजह से ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इसके अंदर 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द ओपैम्प सर्किट शोन बिलो चूज द करेक्ट आउटपुट वेव फ्रॉम corresponding टू द इनपुट Vi is equal to 1.5 sin 20 pi t volt. The saturation voltage for this current is V set is equal to plus minus 10 वोल्ट। देखो पॉजिटिव फीडबैक है तो ये किसके रूप में बिहेव करेगा, एज ए कंपरेटर बिहेव करेगा। किसके रूप में बिहेव करेगा, एज ए कंपरेटर बिहेव करेगा। ठीक है, एज ए कंपरेटर बिहेव करते टाइम आउटपुट में से क्या आती है, प्लस माइनस वी सेट, मतलब या तो ये आउटपुट आएगी या ये आउटपुट आएगी। तो हमेशा जो डायग्राम आएगा वो कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, हमारे पास स्क्वायर वेव टाइप आएगा। ऐसे मान लो ये स्क्वायर वेव कहाँ जनरेट है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो तुम्हारे पास डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी। कंपरेटर में हमेशा आउटपुट जो है तुम्हारे पास स्क्वायर वेव के रूप में आता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात 2-3 दिए होते तो देखो वी सेट कितना है, प्लस माइनस 10, ये देखो प्लस 10, ये देखो माइनस 10, यहां से भी चेक कर सकते हो, है ना। पर पहला तो वही चेक होगा कि पॉजिटिव फीडबैक के अंदर ये जो कंपरेटर बिहेव करेगा, तुम्हारी जो स्क्वायर वेव है वो तुम्हारा क्या होगा, आउटपुट आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्न में से कौन सा तुम्हारे पास करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। तो पहला है बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, 2 स्टेबल स्टेट। बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, इसके अंदर 2 स्टेबल स्टेट होती है। देखो नोट वाला ये कौन सा करेक्ट नहीं है, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर 2 स्टेबल, मोनोस्टेबल के अंदर 1 स्टेबल, अस्टेबल के अंदर नन ऑफ विच स्टेबल, सबमिट ट्रिगर के अंदर ओनली वर्क्स फॉर साइनोसॉइडल। देखो कॉन्सेप्ट लिखे हैं सीधे सीधे, बाइस्टेबल, बाई का मतलब होता है दो स्टेट स्टेबल रहेगी, मोनोस्टेबल मतलब सिंगल, तो सिंगल स्टेट क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। एस्टेबल स्टेबल रहेगी नहीं, तो बोथ की स्टेट क्या रहेगी, अनस्टेबल रहेगी। दोनों की दोनों क्या रहेगी, अनस्टेबल रहेगी, स्टेबल नहीं रहेगी नहीं, क्योंकि नाम में ही है एस्टेबल, है ना।
स्मिथ ट्रिगर क्या होता है? ओनली वर्क्स फॉर साइनसॉइडल वोल्टेज। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि स्मिथ ट्रिगर है वो साइनसॉइडल वेव के लिए काम करता है। स्मिथ ट्रिगर जो है वो तुम्हारे पास स्क्वायर वेव जनरेट करने के, कह सकते हो तुम स्क्वायर वेव हो गया ना, या तुम रेक्टेंगुलर वेव जो है वैसे जनरेट करता है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ साइन वेव पे काम करेगा, नहीं, ये सब पे काम करता है। तो तुम्हारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है, तो फोर्थ तुम्हारा करेक्ट यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ए फंक्शन ऑफ बूलियन वेरिएबल ए बी सी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द मिन टर्म। इसकी मिन टर्म दी गई है, दे दी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सम्स गिवन बिलो इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ ए बी सी। ठीक है, मिन टर्म दे दी और इसमें देखो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम है, पीयूएस दिया है, एसओपी नहीं दिया, पीयूएस दिया है ना, प्रोडक्ट ऑफ सम दिया है। तो ये कैसे सोल्व करोगे? इसकी मिन टर्म दे रखी है, मिन टर्म दे रखी है तो पहले इसकी मैक्स टर्म लिख लो, कितनी हो जाएगी? 1 3 5 6 7। तो यहां पे आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 होता ही नहीं है, 0 से 7 तक होता है ना, तो 0 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इतनी तुम्हारे पास मैक्स टर्म है। तो बनाओ इसकी, जो के मैप बनाते हो के मैप बनाओ, इसका मार्कर चेंज कर लेते हैं, के मैप बनाइए आप इसका। इधर हो जाएगा ये ए, तो इधर हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो इधर ही आ जाएगा 0 0 और ये 0 1, ये 1 1 और ये 1 0, ये 0 है, ये 1 है। इसकी नंबरिंग भी कर दो, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 0 किस किस में है? 0 है तुम्हारे पास, मैक्स टर्म किस किस में? देखो मैक्स टर्म किस किस में है? तुम्हारे पास जो पीयूएस होता है उसके अंदर तुम्हें 0 लिखने होते हैं, उनकी ग्रुपिंग करनी होती है। जो हायर वैल्यू होती है वो 0 होती है, जो लोअर वैल्यू होती है वो 1 होती है। पीयूएस के अंदर एसओपी उल्टा होता है। एसओपी में क्या होता है? ग्रुपिंग किसी करते हो 1 की करते हो, हायर वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और लोअर वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इसमें उल्टा है, इसमें ग्रुपिंग किसकी करते हो? 0 की। हायर वैल्यू क्या होती है? 0। मेन वैल्यू क्या होती है? 0। और गौण वैल्यू जो तुम्हारे पास साइड वैल्यू है वो क्या होती है? 1 होती है। तो 0 2 4, 0 2 4 पे 0 भर दो, 0 2 और 4 हो गया। अब इनकी करो ग्रुपिंग, करो ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करोगे तो एक ग्रुप तो इसका ये बनेगा, ठीक है, और एक ग्रुप इसका ये बन जाएगा। ठीक है, तो लिखो इसकी क्या बन जाएगी। देखो एक तुम्हारे पास ये दोनों कॉमन है, तो ये दोनों तो कॉमन है ही नहीं, ये तो गए, ये दोनों है। अब यहाँ पे क्या है? बी और सी की वैल्यू क्या है? 0 0। तो ये क्या है? मुख्य है, तो ये क्या बनेगा? बी प्लस का सी। क्या बनेगा? ये बी प्लस का सी बनेगा। ठीक है, दूसरी वैल्यू ध्यान से देखो, ये वाला लिया है तो कॉमन कौन से? ये वाला तो अलग अलग है, कॉमन यही वाला है, बी और सी, क्योंकि ये मुख्य है, तो बी का बी और सी का सी डॉट। दूसरा देखो ये वाला है, ये वाला और ये वाला कॉमन कौन है? एक तो 0 कॉमन है, 0 कॉमन है तो क्या आ जाएगा? ए। और इन दोनों के अंदर देखो क्या कॉमन है? ये वाला 0 कॉमन है, ये वाला 0 कॉमन है, ये वाला 0 क्या है? कॉमन है, तो इसको अपने लिखेंगे सी, ए प्लस सी। ठीक है, 1 मिनट में कैलकुलेशन कर लेता हूं छोटी सी। या इसकी ग्रुपिंग अपने ऐसे करें, देखो मेरी बात सुनो, इसकी ग्रुपिंग ऐसे नहीं करते। इसकी ग्रुपिंग देखो, इसकी ग्रुपिंग है ना, जैसे मैंने भी है ना, मैंने भी और तुम्हारे पास
एसओपी ही पढ़ा है। तो पीयूएस के अंदर जब मैंने इसको पढ़ा था बुक से, तो उसमें नियम यह था कि इसकी ग्रुपिंग हो गई कंबाइन की, इसकी एक सिंगल की ग्रुपिंग कर दो, ये जो सिंगल है ना इसकी एक सिंगल की ग्रुपिंग कर दो, तो इससे आएगा अपने पास बी प्लस सी, बी प्लस सी। और इसकी जब ग्रुपिंग करोगे अकेले की, तो ये है, ये गुण है, तो बी वन नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, बी बार होगा। सी ओरिजिनल है, जीरो ओरिजिनल है, तो यहाँ पे सी आएगा, और यहाँ पे जो ए है वो है ही। तो ये बन गया अपने पास ए प्लस बी बार प्लस सी इंटू का बी प्लस का सी। अब देखो अपने ऑप्शन ए प्लस बी बार प्लस सी और बी प्लस सी, देखो कहां है, ए प्लस बी बार प्लस सी, ये रहा, ए प्लस बी बार प्लस सी कहां है, कहीं है क्या, इसमें नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ए प्लस बी बार प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी, इसमें भी नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। ए प्लस बी बार प्लस सी इसमें है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब ये दोनों जो ऑप्शन है इनको सोल्व करके देखो, किसके अंदर, जैसे एक टर्म तो ये होगी अपनी, एक टर्म तो ये सेम आ गई, इन दोनों को गुणा करो तो ये वाली टर्म आ रही है क्या, बी प्लस सी वाली, जिसमें आएगी वो अपना आंसर होगा। तो पहले पहला वाला देखो, इसको सोल्व करके देखो, इसको छोड़ दो, बाकी इसमें 3 टर्म सोल्व करनी पड़ेगी, इसमें ए प्लस बी बार प्लस सी, इसमें 2 टर्म सोल्व करनी पड़ेगी, तो इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। करो सोल्व, सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ए का गुणा करो पहले इन सब से, फिर बी का करना, फिर सी से करना। तो ए से गुणा करोगे तो ए बार 0, ए का बी से ए बी ए सी, अब बी का तीनों से ए बार बी प्लस बी का बी से बी प्लस बी का सी से सी, सी का करोगे तो सी ए बार प्लस और सी बी प्लस का सी। ठीक है, अब देखो इन सब के अंदर कॉमन क्या आएगा, सी कॉमन, सी कॉमन आता ही है, बाकी जुड़ के 1 हो जाएगा। ठीक है ना, सी कॉमन लोगे तो 1 प्लस बी प्लस ए बार प्लस बी, तो ये 1 ही बनाएगा, तो यहां पे बचेगा, और यहां पे आ जाएगा तुम्हारे पास, और देखो इसमें, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, अपने पास बी कॉमन आ जाएगा, तो लो यहां से बी कॉमन आएगा, तो प्लस में बचेगा ए प्लस ए बार प्लस 1, प्लस में ए सी पड़ा है ही, सी कॉमन ले लिया तो बी प्लस ए बार प्लस सी प्लस 1, तो ये सी बचेगा, तो ये बचेगा ए सी प्लस बी प्लस का सी। अब फिर से सी कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा बी प्लस सी कॉमन लोगे तो 1 प्लस ए 1 प्लस ए 1 रहेगा, तो ये बन जाएगा बी प्लस सी। तो ये अपने पास आंसर अपना मैच हो गया। ये देखो ये बी प्लस सी बचाता है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल 3 इनपुट लॉजिक गेट, आइडेंटिफाई द गेट। इस लॉजिक को एक 3 इनपुट गेट से दिखाया जा सकता है, बताओ वो 3 इनपुट गेट कौन सा होगा। तो सोल्व करो इसको, करो तो इसको सोल्व, ए बार प्लस बी बार, ये हो जाएगा अपने पास, सोल्व करो इसको, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए बार प्लस बी प्लस सी जो है इसका कंप्लीट बार प्लस ए बी बार प्लस का सी बार, ये हो जाएगा ए बार प्लस का बी बार, और इधर है ये ए बार प्लस का बी बार गुणा सी बार, प्लस में है ही ए बी बार प्लस का ए सी बार। इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे तो इसको ए बार से गुणा कर दो, ए बार से गुणा करो, इसको ए बार से गुणा करो तो ए बार का ए बार प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार, इसका इससे हो गया, इसका ए का ए से ये आएगा, ए का इससे करोगे ये आएगा, बी का ए से करोगे ये आएगा, बी का इनसे करोगे तो बी बार सी बार ही रहेगा, प्लस ए बी बार प्लस ए सी बार। इसको सोल्व करो, अब सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो सोल्व करोगे इसको आप, सी बार, सी बार यहां भी है, सी बार यहां भी है, तो ए बार प्लस बी बार,
इन दोनों को कॉमन लो, क्या आएगा, ए बार बी बार कॉमन 1 प्लस सी बार, और कॉमन लेना, ए बार कॉमन लो, ए बार कॉमन लोगे तो यहां से निकलेगा 1, यहां से निकलेगा बी बार सी बार, यहां से निकलेगा बी बार, बस। और ये अपने पास है ही बी बार सी बार प्लस ए बी बार प्लस ए सी बार, यही। तो ये कितना बचा यहाँ से, ए बार प्लस बी बार सी बार प्लस ए बी बार प्लस ए सी बार। इसको सोल्व करो, और सोल्व कैसे हो गए सोचो। ए कॉमन लोगे तो बी बार सी बार आ जाएगा, और सी बार कॉमन लोगे तो ए प्लस बी बार कॉमन आ जाएगा, होगा। और ये सोचो ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी, इसको करो, इस प्रॉपर्टी से यूज करो, ए प्लस बी सी होता है, इसको तुम लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ये प्रॉपर्टी यूज करो, इसको इनके साथ लिखो, तो ये बनेगा अपने पास ए बार प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस सी बार प्लस के अंदर ए बी बार प्लस का ए सी बार पड़ा है, नहीं बना नहीं सही। तो और कैसे और लिख सकते हैं इसको, सोचने दो। ए बार प्लस, कुछ गलती हो गई है इसमें, देखना, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी प्लस सी का बार है, प्लस में ए बी बार प्लस सी बार है, ए बी बार आ गया, ए सी बार आ गया, बी बार हो गया, सी बार हो गया, ए बी है, ए का गुणा जाएगा ये रहेगा, ए का गुणा जाएगा ये आएगा, बी का गुणा जाएगा ये रहेगा, बी का गुणा जाएगा ये रहेगा, ए बी बार प्लस का ए सी बार हो गया। तो उसके बाद अपने पास ए बी कहीं भी नहीं है ना, इस चीज को और सॉल्व करें तो चलो शुरू से ही सॉल्व कर लेते हैं, पूरा करें सॉल्व। शुरू से सॉल्व करें तो ये रहेगा अपने पास ए बार प्लस बी बार, और ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस ए बी बार प्लस ए सी बार। ए बार का गुणा करो, ए बार का ए बार, ए बार बी बार सी बार, बी बार का गुणा करो, बी बार का गुणा कर दिया, बी बार का गुणा करो, ये हो गया अपने पास, ठीक है। अब देखो अपने पास इसके बाद अपने को क्या करना है, इन दोनों के अंदर से बी बार इसके पास भी है, बी बार इसके पास भी, बी बार इसके पास भी है, और किसी के पास बी बार नहीं है, बी बार नहीं है और किसी के पास, तो इसमें से बी बार कॉमन लो, तो ये बनेगा ए प्लस सी बार प्लस का ए बार, इससे ए बच गया, इससे ए बच गया, सी बार बच गया और ए बार बच गया, ठीक है। ए प्लस ए बार क्या हो जाएगा 1, तो ये बी बार ही बचेगा, तो यहां से बच गया बी बार, ये 3 हो गए, यहां से बी बार बच गया। और उसके बाद अब ये 3 है अपने पास, अब 3 है अपने पास, तो इनको लिख सकते हैं ए बार कॉमन ले लो, तो ये आएगा 1 प्लस बी बार सी बार, इसका मान 1 हो जाएगा, 1 रहेगा, तो यहां से बचेगा ए बार, तो ये बच गया ए बार प्लस बी बार प्लस ए सी बार, ठीक है। अब देखो बात थोड़ी सी, ये बन जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस ए और इंटू बी बार प्लस का सी बार, ठीक है। अब इनका दोबारा से गुणा करो, एक बार दोबारा से गुणा करोगे तो ये बनेगा अपने पास सी बार, एक बात तो वही है, ये बी बार रहेगा, ये बी बार सी बार बनेगा, एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा ना, करना इसको, तो ये आएगा ए बार प्लस बी बार प्लस बी बार सी बार प्लस ए बी बार प्लस ए सी बार, इतना ही है ना। अब ए बार तो कहीं है नहीं, तो ए बार तो यहीं रहेगा, अब सी बार कॉमन लो,
इसमें और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, बी बार। बी बार कॉमन लोगे तो बी बार बनेगा, ये आ गया ए बार प्लस बी बार कॉमन लोगे तो 1 प्लस ए 1 ही रहेगा। अब ये यहाँ पे सी बार कॉमन है तो ये आ गया ए प्लस बी बार कॉमन। अब बी बार का और क्या किया जाए, वहाँ पे ए बार है, बी बार मैं सी बार कॉमन, मैं अगर बी बार कॉमन ले लूँ तो ये सी बार उठ जाएगा, इनमें से ए कॉमन ले लूँ तो बी बार प्लस सी बार हो जाएगा, और बी बार कॉमन ले लूँ तो ये तीनों टर्म उड़ जाएगी। हाँ अब हो जाएगा, देखो अब हो जाएगा, ये है ना, ये देखो ए बार प्लस बी बार कॉमन, बी बार कॉमन, बी बार कॉमन, और इसमें ऐसा आएगा 1 तो ये सिर्फ 1 ही बचेगा, बी बार 1 प्लस जो भी आता रहे क्योंकि रहना तो 1 ही है ना, प्लस ए सी बार। तो ये आ गया अपने पास ए बार प्लस बी बार प्लस ए सी बार। आगे देखना, अब ए बार प्लस बी बार प्लस ए सी बार, बी बार प्लस ए सी बार, तो ये बी बार, अब ये लगाओ ए प्लस बी सी वाला लगाओ तो ये बन जाएगा ए प्लस ए बार प्लस ए गुणा ए बार प्लस सी का बार, ये 1 होता ही है तो ये बन गया बी बार प्लस ए बार प्लस सी बार। इसको लिख सकते हो ए बी सी का कंप्लीट बार। और ये क्या है तुम्हारे पास, एंड गेट है 3 टर्मिनल, उस पर नोट लगा हुआ है, मतलब ये कौन सा गेट है तुम्हारे पास, ये नैंड गेट है। ऑप्शन नंबर 4 नैंड गेट हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फैन आउट ऑफ ए लॉजिक गेट इट, लॉजिक गेट इज, फैन आउट क्या होता है, फैन आउट होता है तुम्हारे पास द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड लोड दैट आउटपुट ऑफ द गेट कैन ड्राइव, कि तुम्हारे पास जो आउटपुट है वो कितने, तुम्हारे पास द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड लोड्स दैट द आउटपुट ऑफ द गेट कैन ड्राइव, कि कितने लोड ड्राइव कर सकता है उसका आउटपुट, फैन लोड, ये फैन आउट है, फैन आउट मतलब बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो कितनी डिजिट ड्राइव कर सकता है। इन होता तो क्या हो जाता, द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड लोड्स दैट द इनपुट ऑफ द गेट कैन टेक, ठीक है, फैन इन वो हो जाता। तुम्हारे पास ये 2 से 3 चीजें हैं, फैन आउट फैन इन के बारे में वो लिख लो, उनसे तुम्हारे अगर आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हेल्प करेगा। पहली है तुम्हारे पास फैन इन, ठीक है, फैन इन क्या होता है, कनेक्शन इनपुट, कि तुम्हें इनपुट कितनी मिल रही है, 2 भी होती है 3 भी होती है, दो इनपुट वाले लॉजिक गेट भी होते हैं और 3 इनपुट वाले भी लॉजिक गेट होते हैं, तो वहां पे फैन इन कितनी हो जाएगी, 2 या 3। फैन आउट कितनी होगी, कितनी ड्राइव की जा सकती है, ड्राइव आउट, कि आउटपुट में कितनी ड्राइव की जा सकती है, फैन आउट वो होता है। एक होता है प्रोपगेशन डिले, प्रोपगेशन डिले कि वो कितना टाइम लगा सकता है, कितना टाइम डिले करा सकता है। एक होता है तुम्हारे पास लॉजिक लेवल वोल्टेज, लॉजिक लेवल, लॉजिक वोल्टेज लेवल, लॉजिक ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, लॉजिक वोल्टेज लेवल, लिख देता हूं मैं इसको एक बार आगे पीछे करके, लॉजिक वोल्टेज लेवल। जनरली क्या करते हैं, तुम्हारे पास 1 है, इसको लेते हैं हाई वोल्टेज, मतलब 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट, और 0 है तो इसको 0 वोल्ट, ये लो पे लेते हैं, इसको 1 पे लेते हैं, बाइनरी में काम करता है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास फैन इन और फैन आउट पे क्वेश्चन है, देखो फैन आउट क्या होता है, द नंबर ऑफ इनपुट अवेलेबल इन ए गेट, ये तो हो गया फैन इन। द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड लोड्स दैट द आउटपुट ऑफ द गेट कैन ड्राइव, ये हो गया तुम्हारे पास फैन आउट। थर्ड है द नंबर ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आउटपुट, कुछ नहीं हुआ ये, द नंबर ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इनपुट, ये भी कुछ नहीं हुआ। तो तुम्हारे पास फैन आउट का पूछा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मिनिमल प्रोडक्ट ऑफ सम पीयूएस एक्सप्रेशन फॉर द बिलो गिवन के मैप, सेम का सेम ही है, 0 की वो नंबरिंग करनी है, 0 की ग्रुपिंग करनी है, 0 की ग्रुपिंग करने के बाद तुम्हारा जो आंसर आएगा वो देख लो, करो ग्रुपिंग। 4 गए एक साथ, और भेजो, ये 4 गए, 8 4, वैसे करते हैं ना ग्रुपिंग। तीसरा ये गया, चौथा
ये गया। तो करो इसको। सबसे पहले इसमें मैंने ग्रुप बना दिए, पर मैं आउटपुट इससे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, प्रत्येक अलग कलर से लिखूंगा वो दिख जाएगी। सबसे पहले ये वाला लिखोगे। कॉमन क्या है, ये चारों तो अलग अलग ही है, कॉमन ही है सी बार डी बार, तो ये बनेगा सी बार प्लस डी बार। उसके बाद क्या है अपने पास, ये वाला है, इसमें कॉमन क्या है, ये बार, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार। ऐसा क्यों है, क्योंकि 0 हाई है तो 1 क्या होगा, ए बार आएगा, और ये क्या आएगा, प्लस में बी बार आएगा। उसके बाद क्या है, थर्ड ग्रुप कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। थर्ड ग्रुप कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। बस तो इसी में खेल खत्म हो जाएगा, फिर और ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। ये तीसरा ग्रुप बनाओगे, क्या बनेगा, 2 ग्रुप बने, ये भी बन सकता है और ये वाला भी बन सकता है, ठीक है। पहले देखो ये आउटपुट क्या है अपने पास, सी बार प्लस डी बार कहाँ है, सी बार प्लस डी बार ये रहा, और ए बार प्लस बी बार ये रहा। दोनों आ गए ना अपने पास, ये दोनों आ गए। तीसरा है, तीसरा एक ही बचा है, तो यही वाला होगा। देखो बी बार प्लस डी कहाँ है, बी बार मतलब 1 और डी मतलब 0, मतलब 1 और 0, इसमें से तो आएगा 1 कॉमन आना चाहिए, ठीक है, और इनमें से 0 कॉमन आना चाहिए, मतलब यही वाला ग्रुप है। तो ये वाला ग्रुप बना दो, ये वाला ग्रुप बना लो और आसान कर लो काम आंसर को देख के। तो ये इनमें कॉमन क्या है, इन दोनों ग्रुपों में ये 0 कॉमन है, 0 क्या होगा डी, प्लस इसमें क्या कॉमन है 1, तो ये होगा बी बार, तो बी बार प्लस डी। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम इसके अलावा भी कहीं ग्रुपिंग करते हो 4 की, ठीक है ना, तो तुम्हारा आंसर थोड़ा लेट आ जाएगा, बस इतना ही, बाकी आंसर जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द present output qn of an age triggered flip flop is logic 0 if I is equal to 1 then qn plus 1 will be the present output qn of an age triggered flip flop is logic 0। present output क्या है qn की, एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप की लॉजिक क्या है 0 है। अभी आउटपुट कितनी है 0 है। अगर इस पे अब एज ट्रिगरिंग होगी, क्योंकि इनपुट क्या आ गया 1 आ गया, क्लॉक आ गई एक, तो ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब पहले 0 था तो अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 0 से कहां चला जाएगा 1 चला जाएगा। अगर 1 होता तो कहां चला जाता 0 चला जाता। तो 0 है तो कहां जाएगा, ये 0 है तो कहां जाएगा 1 में जाएगा, विल बी लॉजिक 1। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसके अंदर 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सर्किट शोन बिलो द आउटपुट वाई ऑफ द गिवन इज। इसका आउटपुट क्या आएगा, ये देखो क्या है एक्सक्लूसिव ओर गेट है। एक्सक्लूसिव ओर गेट काम कैसे काम करता है, ए बी बार प्लस का ए बार बी, ठीक है। दोनों अगर अलग अलग हैं तब आउटपुट क्या आती है 1 आती है। अगर दोनों सेम है तो क्या आएगी, दोनों सेम हो गए 1 1 कर दी तो इससे 0 0 0 कर दी तो फिर इससे 0 और इससे 0, ठीक है, मतलब अलग अलग होंगे तभी आउटपुट 1 आएगी। अब देखो इसमें x आ रहा है इसमें x आ रहा है, दोनों सेम है तो आउटपुट क्या आएगी 0। अब इसमें 0 आ रही है और इसमें क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है और इनपुट क्या है x है। ये 0 है और ये क्या है x है, तो ये अपने पास आ जाएगा 0 का बार, मतलब ये 0 जिसमें आएगा वो तो काम करेगा ही नहीं, और 0 का बार 1 उसमें क्या आएगा x आएगा, तो इसका आउटपुट रहेगा x। इसका आउटपुट x है और इसका आउटपुट क्या है x है, दोनों सेम आ गए तो फिर से आउटपुट क्या आ जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 0 इसका आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू डिजाइन ए मोड 8 रिंग काउंटर द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड इज। कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी 8 रिंग काउंटर बनाने, मोड 8 रिंग काउंटर बनाने के लिए। ध्यान रखो अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता मोड 8 काउंटर तो बात और होती। मोड 8 काउंटर कितना होता 2 की पावर 3 इजिकल टू 8, तो 2 की पावर 3 ही चाहिए होता। कितने चाहिए होता 2 की पावर 3 गेट ही चाहिए होते, ठीक है, 3 ही हमें फ्लिप फ्लॉप चाहिए होते। पर ये मोड 8 रिंग काउंटर मतलब एक बिट है और उसको गोल गोल घुमाना है। क्या घुमाना है गोल गोल घुमाना है, तो ये क्या बनानी है रिंग बनानी है। तो उसके अंदर जितना वो मोड काउंटर होता है ना उतना ही तुम्हें रिंग चाहिए होती है, रिंग नहीं सॉरी फ्लिप फ्लॉप चाहिए होते हैं। तो ये मान लो n मोड रिंग काउंटर अगर होता तो अपने को कितने चाहिए n फ्लिप फ्लॉप चाहिए। तो यहाँ पे कितना है 8 मोड रिंग काउंटर है तो अपने को 8 ही फ्लिप फ्लॉप चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
द टाइप ऑफ रजिस्टर इन विच डाटा इज इंटर्ड इनटू इट ओनली वन बीट एट ए टाइम बट हैज ऑल डाटा बिट्स अवेलेबल एज आउटपुट साइमल्टेनियसली is the type of register in which data is entered into it only one bit at a time but has all data bits available as output simultaneously is। तो ये है अपने पास कि एक ही इंटर करानी है। देखो एक इंटर करानी है तो कैसे होगी, पैरेलल ले ली तो सारी की सारी एक साथ इंटर होगी, पैरेलल आउटपुट ले लिया सारा का सारा एक साथ आउट हो जाएगा, सीरियल इन ले ली तो एक एक करके इन होगी, सीरियल आउट ले लिया तो एक एक करके आउट होगी। इसने क्या बोला देखो, इंटर्ड इनटू ओनली वन बीट एट ए टाइम, मतलब सीरियल इनपुट, तो सीरियल इन ये दोनों हो गए गलत आउटपुट में, बट हैज ऑल डाटा बिट्स अवेलेबल एज आउटपुट साइमल्टेनियसली, एक साथ आउटपुट ले ली मतलब पैरेलल आउटपुट है, पैरेलल आउटपुट। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 40 में ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल गेट कैन बी यूज्ड फॉर सम आउटपुट ऑफ हाफ एडर। हाफ एडर क्या होता है देखो, ये ए है, ये बी है, ये सम है और ये कैरी है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है। सम करो 0, सम करो 1, सम करो 1, सम करोगे तो एक से ज्यादा है ना, तो यहां पे 0 और यहां पे आ जाएगा 1। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा गेट है ये, सोचो। दोनों सेम है तब 0 आएगा, दोनों अलग अलग है तब 1 आएगा। तो ये कौन सा गेट हो गया, एक्सओर गेट हो गया। तो ये सम किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक्सओर गेट के द्वारा। तो इसमें तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारा जो ये लेक्चर है वो ऑलरेडी 1 घंटा से ऊपर हो चुका है, काफी बड़ा लेक्चर हो चुका है। तो बाकी के इसकी जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं एक अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर दूंगा। ठीक है ना, वरना ये काफी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, 2 घंटे से ऊपर चला जाएगा, उसको फिर एक साथ बच्चे देखते नहीं है। ठीक है, जैसा मुझे लगता है, बच्चे नहीं, तुम भी लगभग मेरे से 1-2 साल छोटे हैं, मेरी एज के ही हो, तो स्टूडेंट है जो सारे वो देखते नहीं है। ठीक है ना, तो इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं और अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जस्ट साथ ही अपलोड हो जाएंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है ना, पर 1 घंटे से ऊपर ठीक नहीं रहेंगे। तो तुम्हारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय।